बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। ये हैं भागते दौड़ते ऑफिस पहुंचते इमरान हसन, पढ़ते पहुंचते इमरान हसन, और ये हैं कदरे रिलैक्स रमला हसन। आज अच्छा, ये जो हम पहली लाइन कहते हैं ना नाजरीन, इसके अंदर एक पूरी पीछे एक कहानी होती है। कम से कम 1 घंटे की तो होती है। ठीक है, एक नहीं, आज सिर्फ आधे घंटे की। आज आधे घंटे की 32 मिनट की कहानी थी। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं, लेकिन फिर भी हम आपके साथ मौजूद है। देखिए, इट्स ऑल अबाउट कमिटमेंट। कमिटमेंट लाइफ में बहुत जरूरी होती है और आपको जो भी कमिटमेंट है वो पूरी करनी चाहिए। बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग जब कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकते अर्ली इन द मॉर्निंग, तो फिर उनका पूरा दिन ही बहुत बुरा गुजरता है। आपके साथ आज एक कमिटमेंट एक स्पेसिफिक शख्स ने शो की और वो कमिटमेंट की वजह से आप यहाँ बैठे हुए हैं और उसको आप दुआएं दें। मुझे उनकी जिसे कहते हैं ना, शक्ल में बड़ी अच्छी एक नूर नजर आ रहा है आपको ऐसे, लेकिन स्टिल जी उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम चूंकि इस पे लाइटर साइड पे कोशिश करते हैं कि शो का आगाज करें, इसमें हम कुछ अपनी पुरानी हिस्ट्री को भी आंसू आ गया। अच्छा सही। चलिए जनाब, उम्मीद करते हैं बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू कल भी आए थे। चले, अच्छी खबर क्रिकेट के हवाले से अच्छी खबर है। एक बड़ा टाकरा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 28 अगस्त को पाकिस्तान और भारत क्रिकेट में एक दूसरे से टकराएंगे। और ये टाकरा मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच जो एशिया कप का हो रहा है ये दुबई में होगा। भाई, न्यूट्रल वेन्यू पे जो मैच होता है ना, उसका एक अपना मजा और उसके बाद संडे को होगा। सबसे बेस्ट बात है, मतलब एक तरफ पाकिस्तानी, एक तरफ इंडियंस, बीच में 2 टीमें, और कहा हमारी बॉल सब भाग रहे That's cricket। अच्छा, तो जनाब ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसने इसका फैसला कर दिया। बल्कि हम अभी स्टोरी देख रहे थे express.pk के ऊपर, और इसके मुताबिक 28 अगस्त को ये दुबई में मैच होना है जी। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो सदर हैं जय शाह, उन्होंने तस्दीक की है कि टूर्नामेंट के मुकम्मल शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। इफ्तिताही मैच 27 अगस्त को श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान होगा, जबकि इस मजमूई तौर पर 11 सितंबर को इस टूर्नामेंट का फाइनल भी खेला जाएगा। सो इस वक्त हम अगर थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें, ज्यादा पीछे हम नहीं जाएंगे, जो रिसेंट पास के अंदर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 2021 के अंदर मैच हुआ था, उसमें पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेटों से हराया था। यकीनी तौर पे भारतीय सूरमा जो अपने आप को कहते हैं बहुत बिखरे होंगे। देखते हैं क्या सूरत हाल सामने आती है। अभी प्लीज डोंट मेक अ हाइप, थोड़ा रिलैक्स चले प्लीज सब लोग। सबसे रिक्वेस्ट है, करेंगे पहले नहीं प्लीज नहीं, बात का कह पाए या नहीं, हम तो पहले कह रहे हैं। लेकिन ना बच्चे, जब एक्सपेक्टेशंस आप बहुत ज्यादा हाई कर लेते हैं, स्पेसिफिकली जब हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बात करें, वेरी अनप्रेडिक्टेबल, और जब ये एक्सपेक्टेशंस हाई होती है, खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो जाए तो मसला फिर हमारे कल भी एक ऊंच नीच हुई है, लेकिन वो थोड़ी सियासी थी। इसमें उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसमें हम बात करेंगे। हम बात तो करेंगे। बड़े सबसे बड़ी आपको पहले बताते हैं सबसे बड़ी खबर। बड़ी खबर में बड़ा फैसला, तहरीक इंसाफ पर ममनुआ फंडिंग का इल्जाम साबित हो गया। बिल्कुल, तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग ली। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भारतीय निजात अमरीकी शहरियों समेत 34 गैर मुल्की और 351 गैर मुल्की कंपनीज और इदारों से गैर कानूनी फंडिंग ली। इसके अलावा 16 बैंक अकाउंट्स छुपाए, 13 से लाताल्लुकी का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन का फैसला मजीद कहता है कि 2008 से 2013 के 5 सालों तक इमरान खान के जमा कराए गए सर्टिफिकेट्स गलत हैं, स्टेट बैंक के रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखते। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को फंड्स जब्त करने से मुतालिक शो कॉज भी जारी कर दिया। साथ में ये मामला मजीद कार्रवाई के लिए वफाकी हुकूमत को भी भेज दिया गया है। फैसले के बाद हुक्मरान इत्तेहाद के कैंपों में खुशी का समा है, जबकि वफाकी वुज़रा और हुकूमती शख्सियात ने पे दर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। तकरीबन अगर हम बात करें, हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से 17-18 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई और इमरान खान को मिलने वाले सादिक और अमीन के खिताब को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया। इमरान खान और पीटीआई पर पाबंदी की कार्रवाई का मुतालबा किया। साथ साथ जी पीटीआई पर जो ममनुआ फंडिंग का इल्जाम साबित होने के बाद अब हुकूमत के आगे क्या एक्शन लेने जा रही है, वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तार ने इस हवाले से मजीद कुछ बताया, आपको सुनवाते हैं। 2017 का वो पॉलिटिकल पार्टीज के कानून को डील करने वाला इलेक्शन एक्ट 2017 है, जिसमें उस वक्त की असेंबली में एक कमेटी ऑफ होल थी जिन्होंने ये कानून बनाए। अब कानून की मंशा ये है कि या तो आप खुद निकल जाए इस सारे धारे में से और कौम से माफ़ी मांगे, या फिर आपको कानून का सामना करना पड़ेगा। कानून बड़ा सीधा है, एक एक लफ्ज़ इस रिपोर्ट में लिखा हुआ एग्जामिन किया जाएगा रेलिवेंट क्वार्टर्स के ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में, और ब्रीफिंग तैयार करके वफाकी हुकूमत के पास जब यह मामला आएगा, कानून अपना रास्ता लेगा। जो आइन में और आइन के ताबे
बनाई गई कानून साजी में लिखा है कि अगर फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी है तो उसका फिर नतीजा ये होगा, उसकी फेट ये होगी कि उसको वफाकी हुकूमत नोटिफाई करेगी कि ये एज सच फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी है और उसका रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने भेजा जाएगा। जी जनाब, जब फैसला आया तो आई एम नॉट श्योर कि ये ट्रॉमा था या वो उसको अभी तक हाँ एडमिट नहीं कर पा रहे थे। तहरीक इंसाफ ने फौरी तौर पे तो जी ऐलान किया कि हमारी फतह है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा पीटीआई के जो रहनुमा थे उनके लहजों में तलखी नजर आई। फिर इलेक्शन कमीशन के फैसले को उन्होंने बदनीयती पर मबनी करार दे दिया, उसे मुस्तरद किया और भरपूर तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान भी कर दिया। पीटीआई रहनुमा सद उमर ने इसी हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। उन सब लोगों को जरूर मैं ताज़ियत करना चाहता हूं जो इस इंतजार में बैठे थे कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन कोई फैसला करेगी जिससे तहरीक इंसाफ की जो पाबंदी लगा दी जाएगी और आज के बाद तहरीक इंसाफ का नामो निशान खत्म हो जाएगा और इमरान खान की सियासत खत्म हो जाएगी। तो इतनी हिम्मत जो है वो इलेक्शन कमीशन को भी नहीं हुई कि इतना को घटिया फैसला दे सकें। कोशिश उन्होंने बड़ी की है लेकिन यहाँ तक वो भी नहीं पहुंचे, तो कम से कम वो कहानी जो 6 साल से चला रहे थे वो तो खत्म हो गई। कल या परसों जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हम इसको पिटीशन करके चैलेंज भी कर देंगे। अकाउंट छुपाने का इल्जाम लग गया, ममनुआ फंडिंग लेने इनफेक्ट साबित हो गया, ममनुआ फंडिंग लेना साबित हो गया, बयान हल्फी देना गलत साबित हो गया। मुझे नहीं मालूम कि असद उमर साहब किस फैसले के बारे में कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, आई डोंट नो। इस वक्त इस पे एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले लेते हैं। इम्तियाज़ गुल साहब मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं, उनसे ज़रा राय लेते हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये फैसला जिससे तहरीक इंसाफ अपनी फतह भी करार दे रही है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से बदनीयती भी करार दे रही है, कम से कम ये जो माली मामलात के फैसले होते हैं इस बारे में हमें ये ज़रूर मालूम है कि ये डॉक्यूमेंट्स के बगैर साबित नहीं हो सकते, ये कोई इखलाकी बुनियाद पे नहीं होते। इसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसमें ये चीज़ें प्रूव होती हैं, या आप किसी चीज़ का, किसी अमाउंट का या ट्रांजैक्शन का सबूत नहीं दे पाते, उसी बेस पे ये फैसला होता है। इसके साबित होने के बावजूद तहरीक इंसाफ के इस एतमाद की क्या वजह देखते हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इसमें हम कानूनदान तो है नहीं हैं, पहली बात तो ये है, और उसमें दोनों तरफ से पीटीआई और उसके जो मुखालिफिन हैं यानी पीपीपी और पीएमएलएन, वो अपने अपने अंदाज में इस इलेक्शन कमीशन के फैसले की तशरीह कर रही हैं और जाहिर है वो अब पीटीआई अदालत भी चली जाएगी। लेकिन मेरे अपने ख्याल में असल इशू ये है कि क्या कोई 100% ट्रांसपेरेंट हैं तमाम सियासी जमातें, इनको कहाँ कहाँ से फंडिंग मिलती है। आपने वो देखा होगा कि कल परसों से बल्कि उसामा बिन लादेन, नवाज शरीफ के लिए फंडिंग, बेनज़ीर भुट्टो की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई गई, बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जिसमें वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्होंने उसामा बिन लादेन से पैसे लिए हुए हैं। तो असल इशू ये है कि इस हमाम में सारे नंगे हैं और बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में रिकॉर्ड कीपिंग या बुक कीपिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं रही है। इसी वजह से वो जो मनी लॉन्ड्रिंग के टीटी के केसेस थे जो लाहौर के हुक्मरान घराने से मुताल्लिक हैं, वो भी आप सुन रहे हैं कितने अरसे से, जिसमें फर्द जुर्म आयद होनी थी। तो यहाँ पे चूंकि कवानीन पे सख्ती से अमल दरामद नहीं होता और उसकी वजह से उसमें ऐसे सुकम रह जाते हैं कि फिर आपको कानून की पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान में कोई कानून की पकड़ में आता है? कोई बड़े लोग जो हैं वो नहीं आते हैं। अब जहां तक पार्टियों का ताल्लुक है कि इनको फंडिंग मिली फॉरेन एडेड पार्टी, ये जो आजम नज़ीर तारड़ साहब कह रहे थे, ये भी बुनियादी तौर पे गलत बात कर रहे हैं, गलत इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं मेरे अपने ख्याल में। इसलिए कि ये तमाम पाकिस्तानियों की तरह जितने भी पाकिस्तानी सेटल हैं, चाहे वो अमेरिका में हैं, चाहे कनाडा में है या यूरोप में है, ये उनकी तरफ से आए हुए पैसे हैं। उन्होंने पार्टी के लिए इकट्ठे किए थे या शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए इकट्ठे किए थे और इसका तो हर जगह पे रिकॉर्ड मौजूद है। उसमें वो लोग मानते हैं, मेरी बात होती रहती है, कल रात भी हुई, कि जब वो भेज रहे थे पैसे उसमें उनसे गलतियां, प्रोसीजरल उसको गलतियां कहते हैं, ज़ाब्ते की गलती, कि आप मुनासिब तौर पे इनवॉइस नहीं बन सका, मुनासिब तौर पे जो मकसद होता है वो बयान नहीं कर सके, तो उसमें बहुत सारी गलतियां हुई। अब उसका एक बात का बतंगड़ बना देना कि इनको इतने करोड़ रुपए जो हैं तो वो मिले हैं, गलत तरीके से मिले हैं, तो वो एक पाकिस्तान में मसाइल। गुल साहब, इसमें तो भारतीय शहरी का भी नाम है, रात से ट्रेंड कर रहा है रोमिता शेट्टी साहिबा का,
सिंगापुर से उन्होंने फंडिंग की कोई $13,000 की। तो वो तो किसी पाकिस्तानी की, अव्वल तो ये किसी, अगर कोई भारतीय नजाद हो सकता है, सिंगापुर में है, तो अगर कोई उसने शौकत खानम के लिए या पार्टी के लिए फंडिंग की है किसी इस मकसद के लिए कि वो पाकिस्तान के खिलाफ काम करे, क्योंकि बुनियादी जो कानून है ना, उसकी इंटेंट ये है कि आप कोई ऐसी फंडिंग नहीं ले सकते जो किसी दूसरे मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी से हो, वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट से हो, या वहाँ की सियासी पार्टी हो जो अपने मकसद के लिए यहाँ पे आपको किसी को चलाना चाहती है पाकिस्तान में या किसी दूसरे मुल्क में। तो जो आपने खातून का जिक्र किया, मेरा ख्याल है वो किसी पाकिस्तानी की वाइफ है, उनकी बेगम है, सही, तो उसमें उन्होंने भेज दिया। अच्छा इम्तियाज गुल साहब, दूसरी जानिब अब तो ये मामला है, अब इलेक्शन कमीशन ने वफाकी को भिजवा दिया है, दूसरी जानिब अब ये जो वफाकी हुकूमत है इन्होंने तहरीक इंसाफ के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी फैसला किया है। अब हुकूमत के हवाले से अगर हम देखें, कल जैसे हम डिस्कस कर रहे थे 17 से 18 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की मुख्तलिफ हुक्मरान इत्तेहाद के लोगों ने। अब क्या ऑप्शन है हुकूमत के पास, वो किस तरह से इस पर कार्रवाई करेंगे, इस हवाले से थोड़ा बताइएगा। देखिए, पहले ये 8 साल केस चला है, अभी 8 साल और केस चलेगा अगर और दूसरी बात यह है कि ये हुकूमत पता नहीं कितने दिन रहती है, कितने हफ्ते रहती है, और तीसरी बात यह है कि आया इनमें इतनी हिम्मत होगी कि वो इस वक्त जो मुल्क के एक मकबूल तरीन, जलसों से जाहिर होता है मकबूल तरीन रहनुमा है, उसके खिलाफ इस किस्म की कार्रवाई करके, जो कहते हैं ना भेड़ों के छत्ते में हाथ डालना, तो ये उसके मुतरादिफ होगा। अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान में एक वक्त है कि तमाम सियासी जमातों को एक नए अंदाज में जिंदगी का आगाज करना चाहिए। यानी जब आप इमरान खान के लिए एनआरओ का मुतालबा कर रहे हैं, क्यों इमरान खान ने क्या किया है? ये फॉरेन फंडिंग केस में आपने कहा ना नया स्टार्ट करना चाहिए, कल भी एनआरओ की बड़ी गूंज रही है कि अब सब मिलकर बैठे, क्योंकि सब इस कानून का शिकार हो रहे हैं, लिहाजा रिकॉन्सिलिएशन की तरफ आए। नहीं, मैंने एक्चुअली वो बात सुनी नहीं है, लेकिन एनआरओ की बात नहीं है। एनआरओ जिसको मौका मिलता है वो लेता है, लेकिन मेरा ख्याल है वो तो इसको पब्लिकली चैलेंज भी करेंगे। मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या कर रहे हैं, मैं कोई इमरान खान का तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन मैं जनरल एक बात कर रहा हूँ कि तमाम ये जो बाहमी इल्ज़ाम तराशियाँ हैं, बिल्कुल बहुत ही एक छोटे दिमागों की इस वक्त एक इज़हार हो रहा है दोनों तरफ से, छोटी छोटी बातों को लेकर। पाकिस्तान के मसाइल और यहाँ के अवाम की अक्सरियत इक्तिसादी गर्दाब में फंसी हुई है, तो इन सबको मिलकर कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात करनी चाहिए कि इक्तिसादी तौर पे। अब इसमें एक सवाल ये भी तो बनता है ना कि जब नून लीग के ऊपर कोई भी या उनकी क़यादत के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम आए, जैसे कि वो कहते हैं कि अकामा के ऊपर उनके लीडरान को नाअहल कर दिया गया, एक ऐसी तनख्वाह जो उनके बेटे ने ली नहीं, 3 साल पहले लेनी थी, वाजिबुल अदा थी, अपने असासों में नहीं दिखाई, उस बेस पे नवाज शरीफ साहब को नाअहल कर दिया गया। तहरीक इंसाफ या उसकी लीडरशिप के ऊपर कौन सा ऐसा कानून है जिसकी बेस पे अब हम कहेंगे कि अब ये मुजरिम है? अगर वो किसी बड़े प्रॉपर्टी टाइकून के पैसे उससे लेकर उसको वापस कर देते हैं, उसकी कोई ऑडियो टेप्स आ जाती है, हम कहते हैं नहीं मे बी दे आर फोर्स्ड। उसके अलावा कोई रिश्वत के केसेस होते हैं, कोई मालम जब्बा का केस होता है, नैब के अंदर इंटरफेरेंस का केस होता है, अब यहाँ तक कि फॉरेन फंडिंग का केस है जो कि स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक प्रूवन है कि ये गलत है, अगरचे के अखलाकी तौर पर कोई इसे सही साबित करे भी, लेकिन एज यू नो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि हमारा आइन इसकी इजाजत नहीं देता, और वो प्रूव भी नहीं कर पाए। उन 13 अकाउंट्स की मैं बात करूँ जिससे उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया, लेकिन उससे पैसे इस्तेमाल हुए हैं एज पर ट्रांजैक्शंस 68 सफ़ों की इस रिपोर्ट के मुताबिक। तो फिर ऐसा कौन सा इल्ज़ाम होगा आपके ख्याल में जो तहरीक इंसाफ के मुताबिक हम कहेंगे कि वो मुजरिम है और बाकी पार्टियों के लिए उसका पैमाना मुख्तलिफ नहीं होगा? ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं है इस रिपोर्ट में मेरा, और उस पर आई थिंक बहुत होगा तो जितने भी फंड्स साबित नहीं हो सके, उनकी ट्रेल नहीं मिल सकी है, वो मेरा ख्याल है ज़ब्त हो जाएंगे। अब वो इकामा वगैरह की बातें मैं वो करना नहीं चाह रहा था, अब आपने खुद वो छेड़ दिया है। देखिए, किसी मुल्क का जब वज़ीर आज़म होता है और उसका नाम किसी दूसरे मुल्क में वहाँ की सैलरी शीट में लिखा हुआ है कि उसको ये 20-25 हज़ार रियाल तनख्वाह मिलती है माहाना, उसके अकाउंट में लिखा हुआ है और बाकायदा उसके नाम पे चेक जारी होते हैं, तो सबसे बड़ी वो बददियानती है। ठीक है, वो चूंकि बराह रास्त उस मुल्क, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म के नाम पे था। यहाँ पे जो बार बार ये इमरान खान के साथ आप लोग जोड़ रहे हैं, जनरली तो ये कोशिश होती है भाई इमरान खान ने अपनी पार्टी के लिए फंड्स इकट्ठे, उसके नाम पे उसके अकाउंट में आपने ये पैसे नहीं पकड़े हैं। फिर वो जो आप ख्वाजा आसिफ साहब थे, आपको मालूम है कि यहाँ पे वो वाटर एंड पावर के वजीर थे, उनको 15 या 16 हज़ार रियाल
तनख्वाह मिलती थी उस वक्त जब वो वजीर थे। तो ये हमारे यहाँ एक टेंडेंसी है कि अपने जो शॉर्ट कमिंग्स, कमजोरियां छुपाने के लिए दूसरों के ऊपर कीचड़ लोग उछालना शुरू कर देते हैं। असल हकायक की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता है कि जो अकामा आपका बाकायदा आपके नाम पे इशू है, उसके आपके नाम पे तनख्वाहें जारी हो रही हैं। दुनिया में कहीं ऐसे नहीं हो सकते मुल्क का वजीर आजम हो, वजीर हो और उसके नाम पे किसी दूसरे, भले आपका बेटा है या भतीजा है, दैट इज नॉट द इशू कि आपके नाम पे तनख्वाह कहीं से इशू हो रही है कि नहीं हो रही है। वो हो रही थी, आपका नाम भी वहां पे लिखा हुआ था। ये बुनियादी बात थी जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी होना था, पता नहीं उनके जज शायद उन जो सुप्रीम कोर्ट में केस वो सुन रहे थे वो ज्यादा हमदर्द थे, लिहाजा वो से बच गए। अच्छा इम्तियाज गुल साहब, दूसरी जानिब अब थोड़ी सी अगर हम बात करें, कल जिस तरह से आपने खुद भी कहा कि मौजूदा जलसे जो इमरान खान साहब ने नियर पास में किए, जिससे लगता है कि वो अभी तक पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन कल जो सादिक और अमीन के हवाले से मुस्लिम नून या हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस खिताब को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया, क्योंकि इससे पहले कोर्ट उनको ये सादिक और अमीन का लक़ब दे चुका था बकौल तहरीक इंसाफ के। तो किस आपको लगता है कि इस फैसले के बाद जो तहरीक इंसाफ की जो सियासी साख है उस पर कोई इम्पैक्ट आएगा? देखिए जी, जो नवाज शरीफ साहब की साख है उनके खिलाफ अब जो मर्जी इल्ज़ाम लगा लें, उनके जो चाहने वाले हैं वो उनसे मुंह नहीं मोड़ेंगे। यही हाल इमरान खान का भी है, जो उनके चाहने वाले हैं वो हमेशा उनके साथ रहेंगे, बल्कि हो सकता है उनके तादाद में इजाफा ही हो जाए। मैं इस वक्त कराची में हूँ, कल से लोगों से बातचीत हो रही है, तो वो इस बात से परेशान है कि ये एक शख्स है, इसके ऊपर इल्ज़ामात भी इतने हैं, सारी पार्टियां उसके खिलाफ हैं, फिर क्यों इसकी हिमायत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो ये एक फैक्ट है, पाकिस्तान में लोग चूंकि पिछले 30-35 साल से 2-3 शख्सियात को देखते रहे हैं, उन्होंने क्या किया या ये क्या करना चाहते हैं। तो हमें, मैं तो समझूंगा बतौर पाकिस्तानी थोड़ा सा मुस्बत सोच रख के, और खुद इमरान खान साहब उनकी पार्टी को भी बाकी जमातों के साथ मिलकर, जो वेल मीनिंग लोग हैं, हमें एक चार्टर पे काम करना चाहिए, बजाय इसके रोजाना फंसे में आपने प्राइम टाइम 6-7 घंटे। खान साहब बात भी तो नहीं करते ना इम्तियाज गुल साहब, वो कहते हैं मैं दहशतगर्दों से कर लूंगा, इनसे नहीं करूंगा। बात नहीं करेंगे तो चार्टर कैसे साइन होगा? मशवरा तो अच्छा है आपका। मैं यही तो कह रहा हूँ कि उनको करनी चाहिए बात। अगर पार्लिमानी निजाम है तो उसमें तो आपको बात करनी पड़ेगी। आप अगर पार्लियामेंट में साथ दूसरे लोग मौजूद हैं तो उनके साथ बैठना आप वैसे एक मुलाकात हुई थी मुख्तलिफ लोगों की, जिसमें आप भी थे, तज्जियाकारों की, उसमें कोई ऐसी बात हुई थी चार्टर ऑफ इकोनॉमी की इम्तियाज गुल साहब? नहीं, वो तो उन दिनों तो चूंकि डसे हुए थे इमरान खान, अभी ताजा जी तो काफी गुस्से में थे, फ्रस्ट्रेटेड भी थे। ठीक। और वो गुस्सा होता नहीं है खान साहब का। ठीक है, वो गुस्सा हुआ था। ठीक है गुल साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मैं ज्वाइन किया और अपना तजिया हमारे सामने रखा। इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना सियासी नुक्ता नजर हमारे सामने रख रहे थे। इससे पहले आगे बढ़े जी, कल कंफर्म हो गई वो खबर जिसके बारे में हम खदशात जाहिर कर रहे थे। उथल लसबेला के करीब पीर की शाम लापता होने वाला आर्मी एविएशन का जो हेलीकॉप्टर है उसका मलबा मिल गया और हादसे में कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 ऑफिसर्स शहीद हो गए। शोहदा में डीजी पाकिस्तान कोस्ट गार्ड मेजर जनरल हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर तलहा मन्नान, नायक मुदस्सिर फयाज भी शामिल हैं। और इब्तदाई इतलात के मुताबिक अभी तहकीकात होना बाकी है कि हादसा किस वजह से हुआ। मेजर सईद अहमद भी इन शोहदा में शामिल हैं। हादसे की बुनियादी वजह क्या है? डीजी ISPR का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसे की वजह खराबी मौसम के अंदर जो है वो बताई। हेलीकॉप्टर जो है सैलाब ज़दगान के रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ था। अफसोसनाक हादसे की बात करें, इसमें शहीद होने वाले कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 2 मरतबा तमगा बसालत से भी नवाजा गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें मेजर जनरल अमजद हनीफ की, तो वह रावलाकोट आज़ाद कश्मीर के रिहायशी थे। उनकी एक बेटी और 2 बेटे हैं। और फैसलाबाद के रिहायशी शहीद ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद की 3 बेटियां और 3 बेटे हैं, जबकि लाड़काना से ताल्लुक़ रखने वाले शहीद पायलट मेजर सईद अहमद का 1 बेटा और 1 बेटी हैं, जबकि पायलट मेजर मोहम्मद तलहा मनान के 2 बेटे हैं। और इस पूरे जो हम साने की बात करें तो मुल्क भर की फ़ज़ाएँ सोगवार हैं। कल हमने देखा सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग उदास थे। अल्लाह ताला इन शोहदा के दर्जात को बुलंद करे और इनके जो लोग हैं, इनके घर वाले हैं, उनको सब्र जो आमीन आमीन, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब बात करें कुछ बारिशों और सैलाबी सूरत हाल की, तो बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और आज़ाद कश्मीर में तूफ़ानी बारिशों से पैदा होने वाली जो सैलाबी रेलों की तबाहकारियाँ हैं वो अभी तक जारी हैं। मुतासरा इलाकों में जी इमदादी कार्रवाइयाँ भी इस वक्त की जा रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की, जो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, वहाँ बारिशों ने जो तबाही मचाई, बारिशें तो रुक गई मगर इसके बाद की जो सूरत हाल है वो इंतहाई संगीन है। बरसों पहले ये पाकिस्तान का जदीद तरीन शहर हुआ करता था, ताहम अब इस शहर के बेशतर इलाके गंदगी के ढेर तो बन चुके हैं, लेकिन शहर कायद का जो पूरा इंतजामी ढांचा है वो तबाह होकर रह गया। कोई ऐसी सड़क नहीं है जो टूट फूट का शिकार ना हो, गटर उबल रहे हैं, जगह जगह गंदगी है, कूड़ा है, इसके साथ साथ मच्छरों मक्खियों की बीमार है, वबाई अमराज फैल रहे हैं। और जो शदीद बारिशें हुई उसके बाद अब शहरियों का घरों से निकलना भी बाहर मुश्किल हो गया है। सीवरेज का निज़ाम जो है वो भी कोई इतना ख़ास अच्छा नहीं है, बल्कि हम बात करें नाले गंदगी से भरे हुए हैं जो अब तक कई कीमती जानें भी ले चुके हैं। ये जनाब कारकर्दगी है, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना हमारे बिल्कुल साथ स्क्रीन पे, ये 14 साल की कारकर्दगी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि रोटी कपड़ा और मकान के दावेदार भी हैं, जो कि कहते हैं ताकत का असल सरचश्मा अवाम है। ये अवाम को दिया है अब तक पीपल्स पार्टी ने पिछले 14 साल में पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में। इस वक्त कराची के मेयर भी मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, फ़ोटो शूट्स तो बहुत कराते नज़र आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो, और इस वक्त वो हमें नज़र आते हैं सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव, कुछ पुरानी सड़कों को ठीक कराते हुए, कुछ पुराने पार्क्स को बहाल करते हुए। खैर हम इस सारी मालूमात को डिस्कस कर लेते हैं और इस पर तजिया ले लेते हैं कराची के ही एक शहरी जो कि सीनियर सहाफ़ी भी हैं, हमारे ब्यूरो चीफ फैसल हुसैन साहब, उनसे हम बात कर लेते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल का अहाता कैसे करें। फैसल भाई बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये ना खबर हमारे लिए नई है और ये ना तज्जिया या बीपर आपके लिए नया है, हम इस पर बात करते रहे हैं और ये पुराना हमारा रोना है जो कराची का है या कराची का नहीं है। चूंकि कराची हम सबको प्यारा है, हम तो कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान को एक तरह से पालता है कराची, हमारा फाइनेंशियल हब है, बिजनेस हब है। उसके बाद की ये सूरत हाल, और ये सूरत हाल भी काफ़ी नहीं है। मसला ये है कि किसी को परवाह भी नहीं है, कहीं ना कहीं एहसास भी नहीं है कि ये सब कुछ हो रहा है और इतना बदतरीन हो चुका है। आप क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल, अभी आपने ऐसे कहा कि कराची जो है पाकिस्तान का जो है ये जदीद तरीन शहर होता था, ये हमारी आंखों के सामने की बात है कि इसको रोशनियों का शहर कहते थे और पूरे मुल्क से लोग बाकायदा इस शहर में रोशनियां देखने के लिए आते थे। लेकिन आज इस शहर में जो है वो अंधेरे ही अंधेरे हैं। इसकी बहुत सारे वजूहत हैं, सियासी वजूहत भी हैं, माशी सूरत भी है, नाइली भी है, करप्शन भी है। लेकिन इसमें जो कुछ हो गया ये इतना खतरनाक है। खतरनाक बात यह है कि इस बात से किसी को फिक्र नहीं है, इस बात की अदालत के लिए किसी सतह पे जो है वो कोशिश नहीं हो रही। अगर शहर जो है किसी गड्ढे में गिर रहा है, शहर के लोग किसी गड्ढे में गिर रहे हैं, तो उसको पूरी कुव्वत से रियासती सरकारी मशीनरी के जरिए जो है उनको शहर को धकेला जा रहा है। इसके असरात क्या आ रहे हैं? इसके असरात पूरे मुल्क की मीशत में आ रहे हैं। अगर लाहौर में मेट्रो चल रही है तो उसमें 60 रुपए कराची के लगे हुए। पूरे पाकिस्तान की जो रेवेन्यू जनरेशन है उसमें कराची की जो कंट्रीब्यूशन होती है वो 60% होती है। सिंध की जो रेवेन्यू जनरेशन है उसमें 98% है। इन्हीं का सिंध से कराची माइनस खतर सिंध में है क्या? पाकिस्तान में जो भी अब प्रोजेक्ट बनेगा उसमें 60 रुपये जो है वो कराची का लगा हुआ है। लेकिन कराची को क्या मिल रहा है? कराची को उसके बदले में 6 रुपया भी नहीं मिल रहा हमारे पैसों से, जो कराची वालों का क्लेम है। अरे कराची की एक खास बात ये, कराची जो शहर है ये पाकिस्तान का वो वाहिद शहर है जिसमें आपको मुल्क में रहने वाला हर तबका, हर शहर का आदमी शहर में मिलेगा। ये मिसाल आप पाकिस्तान के किसी और शहर में जो है नहीं कर सकते। यहाँ कश्मीरी पख्तिया, मजे की बात यह है कि यहाँ आपको लाड़काना से ज्यादा सिंधी मिलेंगे, यहाँ पेशावर से ज्यादा जो है आपको जो है पख्तून मिलेंगे, यहाँ मुल्तान से ज्यादा जो है आपको जो है वो यानी बहुत वर्सेटाइल कल्चर है कराची का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फैसल साहब, जिस तरह से आप बात की कि ये आपने अच्छा दौर भी देखा कराची का, और जो आप कराची की अब तक सूरत हाल है ये भी आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए अब ये किसी एक पार्टी का काम नहीं है। हुकूमतें आती हैं चली जाती हैं, कोई इख्तियारात का रोना रोता है, कोई कहता है जी हमें फंड नहीं मिले, और जो बदहाल हाल रहता है वो कराची बजाते खुद शहर रहता है। सो ये शॉर्ट टर्म प्लान्स पे तो नहीं हो सकता। ये जो हमने अभी सिचुएशन देखी है बारिशों के बाद, इसके लिए तो बहुत लॉन्ग टर्म प्लान्स चाहिए। एक प्रॉपर जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करना है नए सिरे से। आपको लगता है अब जो भी पार्टी हुकूमत में आएगी आगे, ये कराची की हालत बेहतर कर सकती है?
देखिए, ये जो आपने शॉर्ट टर्म प्लान की बात की ना, ये बहुत बड़ी बात की आपने, लेकिन इसको समझने की बात है कि कराची का मसला जो है वो तो हम जो कहते हैं ना, सिर्फ सियासी नहीं, तो किस बुनियाद पे कहते हैं कि यहाँ जो पॉलिटिकल मेयर आएगा, उस मेयर के हिस्से में जो शहर आएगा वो 32% शहर आएगा, उसके पास इख्तियारात होंगे या नहीं होंगे ये एक अलग डिबेट है। लेकिन जो बाबा शहर जिसको हम कहते हैं, बाबा शहर जो शहर का होगा, बाप होगा, वो 33% हिस्से का बाबा शहर होगा, 66% हिस्सा उसके कंट्रोल में नहीं है। कराची के अंदर तो 17 से ज्यादा जो है ना वो लैंड कंट्रोल एजेंसीज है, उन लैंड कंट्रोल एजेंसीज के अपने कवानीन है, हर लैंड कंट्रोल एजेंसी का अलग अलग कानून है। इस वक्त कराची के अंदर ऐसी मिसाल तलाश करना, सारी दुनिया के किसी शहर में आप तलाश करें तो शहर को 19 से ज्यादा कवानीन के तहत चलाया जा रहा है, नहीं चला सकते आप शहर कुछ तरीके से। शहर चलाना है तो आपको इसको एक अम्ब्रेला में लाना पड़ेगा, चेन ऑफ कमांड कायम करनी पड़ेगी। 19 इदारों से एक शहर, 19 अगर एक घर में घर भी होना, अगर 19 अफराद शहर के उस घर के मालिक बन जाए तो घर में भी फसाद ही होना है। ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इतने बड़े शहर के अंदर शायद दुनिया में कोई ऐसी एग्जांपल ना हो फैसल, जिसमें इतना बड़ा शहर हो, उसके इतने ज्यादा मसाइल हो और उसमें कोई लोकल बॉडी सिस्टम मौजूद ना हो, एक या दो शख्स उसको ड्राइव करने की कोशिश करते रहे। और मुझे तो कराची में सिवाय एक आध कोई प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के, वो भी कराची से बाहर हो, मुझे कराची शहर के अंदर कम से कम कोई इलाका ऐसा नहीं लगता जो इन मसाइल से खाली हो। इवन हम अगर अभी रिसेंट बारिशों के अंदर DHA की भी बात करते हैं, जो कि बहुत बड़ा अच्छा इलाका है कंपैरेटिवली सी व्यू साइड का, उसके अंदर भी हमने देखा कि सीवरेज के कितने सीरियस मसले आए और कितना ज्यादा पानी उसमें भी चढ़ गया। तो आपके ख्याल में इसका हल क्या है फिर? एक तो लोकल बॉडी सिस्टम, लेकिन वो भी जब आता है, उसमें भी जब आते आपस में लड़ती हैं, क्लियर मैंडेट नहीं होता, काम नहीं हो पाते, तो कोई बीइंग अ कराची आइट आपके माइंड में सॉल्यूशन है इसका कि इस तरीके से प्रोसीजरल एक इंप्रूवमेंट आनी चाहिए इसमें? अगर भाई ये जो आपका सवाल है ना, ये सिर्फ कराची का नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का सवाल है कि पूरे पाकिस्तान का हल क्या है, पूरे पाकिस्तान के मसाइल का हल। देखो, पाकिस्तान में जो माशी मसाइल है, वो एक आम इंसान परेशान है, बिल्कुल एक आम इंसान, जो एक आम इंसान की जो सुनवाई नहीं हो रही, जो एक आम इंसान का इदारों पे एतबार खत्म हो गया, उसकी वाहिद वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर बल्दियाती निज़ाम नहीं है। कराची का इशू नहीं है, पूरे पाकिस्तान को जो है खुदकार, खुद मुख्तार और बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम की जरूरत है। जो आम आदमी, जब तक एक आम आदमी को आप इख्तियार नहीं देंगे, आप आम आदमी के अंदर जो है वो जो गली मोहल्ले का इंसान है, उसको आप बाइख्तियार नहीं बनाएंगे, मुल्क के मसाइल को हल नहीं कर सकते। पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, किसी एक मुल्क से भी आप मिसाल नहीं तलाश नहीं कर सकते कि उन्होंने बगैर बल्दियाती निजाम के जो है अपने आप को जो है ताकतवर बना लिया। इसकी अब सियासी जमातों की तो अकाउंटेबिलिटी भी होती है। ये 12 साल से पीपल्स पार्टी की तो कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, ये बड़े कंफर्टेबली आते हैं। और आपको ये भी पता है कि पिछली दफा से इस टर्म में ज्यादा सीटें जीती पीपल्स पार्टी और लॉजिक भी देते हैं, ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। लेकिन ये 18वीं तरमीम है ना, ये 18वीं तरमीम, ये पूरे पाकिस्तान के लिए, सिर्फ कराची के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए जो है वो नासूर बन चुकी है। वहाँ इख्तियारात जो है वफाक से सूबे पर आए और सूबे में वजीर आला हाउस के अंदर आके वो इख्तियारात जो है मुंजमद हो गए। वजीर आला के पास एक डिक्टेटर से ज्यादा इख्तियारात हो चुके हैं। वजीर आला जब चाहे जो बल्दियाती कानून बना ले, जब चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर को मुस्तरी कर, वो जो चाहे इख्तियार जो है वो वजीर आला ऑफिस के अंदर, यानी कि मेयर के दफ्तर के अंदर भी कोई मक्खी मच्छर आएगा तो उसको मारने के लिए पहले वजीर आला हाउस फोन करके बोलेगा भाई अपनी टीम भेज दो, मुझे मच्छर जो है वो मारना है। इस 18वीं तरमीम को खत्म करना होगा, 18वीं तरमीम को खत्म करना होगा और बल्दियाती इख्तियारात को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। इसका कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के इंतखाबात 5 साल में कराना लाजिम है और 5 साल में ना हो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। तो ये सोच हमें बल्दियाती इदारों के लिए लानी पड़ेगी। पहले जब तक इस मुल्क में मेयर के कम से कम फैसल ये मौजूदा आपके तज्जिए का एहतराम करते हुए कम से कम ये मौजूदा हुकूमत तो नहीं करेगी। खत्म तो हम ना भी गए, अगर अमेंडमेंट भी आप कह रहे हैं कि उसको जी पीपल्स पार्टी का तो एक खासा वतीरा ये है कि इख्तियारात से जो है वो कब्जा करके एक डिक्टेटरशिप और कोई काम ना किया जाए। हाँ, कोई काम ना। अलमिया ये है कि तहरीक इंसाफ जिसके बुनियाद मंशूर में ये बात शामिल है कि हम जो है एक खुदकार निज़ाम जो है
बाइख्तियार निजाम लाएंगे, जी। उन्हें भी जो है बल्दियाती वो तहरीक इंसाफ का भी खुदकार निज़ाम जो है ना वो व्हाट्सएप तक महदूद हो जाता है, और ऐसा ही खुदकार निज़ाम होता है फिर जैसा लाहौर में बुज़दार साहब को लगा के चलाया गया था इमरान खान साहब के दौर में। फैसल साहब बहुत शुक्रिया, आप गा की आपसे बात होती रहेगी इंशाल्लाह। हमारा काम है इस मसले को उठाना, मसला हम उठाते रहेंगे, हम उठा सकते हैं, हमारा इतना ही इख्तियार है कि हम अवाम तक इस मसले को पहुँचाएं। हमें एहसास है कराची जिस चीज़ से गुजरता है, और ऑब्वियसली कराची की सूरत हाल हमारे सामने है। अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से जब ये लोग ब्यूरोक्रेट्स घर से निकलते होंगे, इनको अपने आप पे शर्म नहीं आती होगी कि ये किस तरह से कराची का हाल करते हैं और उसके बाद इतने धड़ल्ले से कहते हैं हमें वोट दो, मतलब पब्लिक पे भी आफरीन है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक लें जी। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुकी है और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि मदर फीड वीक मनाया जा रहा है, उसके हवाले से आपको बताएंगे। जिस तरह से कहते हैं कि माँ का कोई नेमुल बदल नहीं होता, बिल्कुल इसी तरह ग़िज़ाई एतबार से भी माँ के दूध का भी कोई नेमुल बदल नहीं है। माँ का दूध बच्चों के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है और कुदरत का अव्वलीन तोहफा भी है। अगर बात करें न्यू बॉर्न बेबीज़ के हवाले से तो कोई भी नई ग़िज़ा माँ के दूध से करीब तक तो हो सकती है, लेकिन उस जैसी नहीं हो सकती। आलमी इदारा सेहत इस बात की तजवीज़ करता है कि बच्चों को 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाया जाए। ये ना सिर्फ बच्चों की नशोनुमा को बढ़ाता है बल्कि साथ साथ बच्चों में जो उनका इम्यून सिस्टम है, क़ुव्वत मुदाफ़त है और जो बॉन्डिंग है माँ और बच्चे के दरमियान, उसको भी बढ़ाता है। और बच्चे कई बीमारियों के खिलाफ जो लड़ने में उसको ये जो मदर फीड है ये प्रोटेक्शन फराहम करता है। एक अंदाजे के मुताबिक जी 37% माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं और इस अहम मौजू पर आज हमने बात करनी है क्योंकि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ये हफ्ता यानी 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मदर फीडिंग जो है वीक के तौर पर मनाया जाता है। इस वीक को मनाने का मकसद भी है कि बच्चों के लिए माँ के दूध की अहमियत को उजागर किया जाए और इसी पर आज हम बात करेंगे। डॉक्टर मरियम इकबाल मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर मरियम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। आई होप यू आर डूइंग वेल। डॉक्टर मरियम, सबसे पहले तो इस वीक के हवाले से बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मदर फीडिंग को लेकर और हम इस पर बात बहुत कम करते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से हम ज़रूर चाहेंगे कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं। Thank you so much for having me express news and I'm so glad कि टॉपिक हम आज डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अनफॉर्चुनेटली ब्रेस्ट फीडिंग पहले एक नॉर्मल बात थी कि डिलीवरी हुई और ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट हो गई। अनफॉर्चुनेटली ओवर द इयर्स बहुत डिक्लाइन आया है और हम हर एक को काउंसिल करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग करें, बट अनफॉर्चुनेटली मदर्स नहीं करती, मतलब एटलीस्ट वो मोटिवेटेड नहीं कि वो कंटिन्यू करें। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, पर मैं इस फोरम के उससे मैं बताना चाहती हूँ, आई टेल माय पेशेंट्स द सेम, कि ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ बेबी के लिए नहीं है, उसका फायदा मदर को भी है। जो माएँ दूध पिलाती हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर की जो इंसिडेंस है वो बहुत कम हो जाता है और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि एक आप बेबी को भी फेवर कर रहे हो और अपने आप को भी कर रहे हो। इसी के साथ साथ ओवेरियन कैंसर का रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारी मेजॉरिटी खवातीन का वेट भी थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में बिकॉज बहुत सारी वो चीजें ऐसी खा लेते हैं जिसकी जरूरत तो नहीं होती, बट दे इंक्रीज योर वेट। तो उसके लिए भी जो आपका वेट गेन हुआ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो आफ्टर डिलीवरी अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो क्योंकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है, वो ड्रास्टिकली वेट लॉस भी हो जाता है। तो विदाउट एनी डाइट आप अपने आप को भी फेवर कर रहे हो। जो मदर्स ब्रेस्ट फीड कराती हैं ब्लड प्रेशर का इंसिडेंस, उसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज का इंसिडेंस वो भी कम हो जाता है। सो इट्स नॉट ओनली फॉर द बेबी, मदर को कितने फायदे हैं। अगर बेबी पे आ जाए तो ऑब्वियसली जो सिर्फ ऐसी खवातीन हैं जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, ये बहुत क्रिटिकल नंबर है, यानी कि ओवरऑल ऑलमोस्ट 63% ऐसी खवातीन हैं जो कि बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं, ऐसी माएँ हैं। तो इसकी एक बुनियादी वजह आप क्या देखती हैं और किन सूरतों में आपको बतौर डॉक्टर ये लगता है कि उस माँ को अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए, जिसमें मेडिकली वो ये डिसीजन ले सकती है, अदरवाइज किसी भी सूरत में ये लाजमी है? इसको ज़रा क्लियर कीजिए। ये तो इट्स वेरी सैड कि इतना कम जो है शरा है मदर्स की जो फीड कराती है। हालांकि बहुत कम कंडीशंस हैं जिसमें आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकते, जो कि 3-4 हैं बेसिकली। अगर तो मदर मतलब इतनी बीमार है, खुदा न खास्ता उनकी रिकवरी में इतना इशू हो गया है कि वो ब्रेस्ट फीड करा ही नहीं सकती, वो एक और चीज़ है। अगर ICU में दाखिल है या कॉम्प्लिकेशन हो गई किसी डिलीवरी की, पर वो तो बहुत कम परसेंटेज होती है। उसके अलावा इवन एड्स के पेशेंट्स के लिए भी ये कहा जाता है कि अगर वो ट्रीटमेंट ले चुके हैं तो वो भी फीड करा सकती है, अनलेस कि एक्टिव एड्स की बीमारी है और दवाई नहीं ली गई है तो उसमें ब्रेस्ट फीडिंग से थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। उसके अलावा अगर हर्पीज जो मदर्स को ब्रेस्ट के ऊपर दाने निकले होते हैं जो कि बेबी को ट्रांसफर हो सकते हैं,
तो उस सूरत में यानी कि 2-3 चीजें हैं जिस पे आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकते। उसके अलावा ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, या अगर टीबी की बीमारी है जो कि इलाज अभी शुरू नहीं हुआ हुआ, अगर टीबी भी है और 2 हफ्ते दवाई माँ खा चुकी है तो वो भी ब्रेस्ट फीड करा सकती है। इवन कोविड वाले मदर जिनको कोविड पॉजिटिव होते हैं उसमें भी ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल मना नहीं है। बहुत बड़ी मिथ है कि मदर समझती है अगर वो पॉजिटिव है ऑब्वियसली प्रिकॉशंस करनी होंगी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप फीड नहीं करा सकते। तो आप देख लें कितनी कम चीजें हैं जिसमें आप फीड नहीं करा सकते। और ये बहुत कम कंडीशंस हैं जिसको डॉक्टर मरियम आपने हाईलाइट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत खवातीन रिलक्टेंट भी होती हैं। जिससे आपने कहा कुछ मेडिकल कंडीशंस तो ऐसी हैं, लेकिन अच्छा कुछ ये भी मिथ कहें या सुना है अपने के बच्चे ने, अगर बच्चा उसकी पैदाइश हुई है तो उसके फौरन बाद उसने माँ का दूध नहीं लिया, अब उस पे ये होता है कि एफर्ट करने के हवाले से भी लोग रिलक्टेंट होते हैं और कहते हैं जी बच्चा ले ही नहीं रहा माँ का दूध। ये कौन सी कंडीशन है और ऐसी सूरत में जब हम पाउडर मिल्क की तरफ या फ्लेवर्ड मिल्क की तरफ जाते हैं वो किस तरह से इम्पैक्ट डालता है बच्चे की सेहत पे? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया। बेसिकली होता ये है कि आपको पता है कॉन्सेप्ट है फर्स्ट मिनट का। अब तो ये कहा जाता है कि जैसे ही डिलीवरी हो विद इन 1 आवर मदर को बेबी को फीड करा लेना चाहिए, यानी कि 1 घंटे डिलीवरी के बाद ही मदर को फीड करा लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि मदर की जो है ना वो ब्लीडिंग जो हो रही होती है डिलीवरी के बाद वो बहुत कम हो जाती है। स्किन टू स्किन हम करवाते हैं कि जो मदर की स्किन है उस पर अल्लाह मैंने इतनी शिफा दी है कि वो बेबी को टच करनी चाहिए और बेबी की स्किन के साथ लगनी चाहिए। उससे बेबी की ग्रोथ बेहतर होती है, मदर और बेबी की बॉन्डिंग बेहतर होती है। अगर विद इन 1 घंटा अगर शुरू करा दी जाए ब्रेस्ट फीडिंग तो बहुत चांसेस हैं कि वो आगे भी जाके कंटिन्यू करेंगे। और जो फर्स्ट मिल्क होता है जिसे क्लोस्ट्रम कहते हैं, जो थोड़ा येलो कलर का होता है, मदर्स डर जाती है कि शायद ये जहर वाला मिल्क है। बहुत सारी मिथ्स हैं इससे रिलेटेड कि ये नहीं पिलाना चाहिए। उसी में तो सारी एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि देने की जरूरत होती है, जो नेचुरली ट्रांसफर हो जाते हैं बेबी को। तो वो प्लीज कराने की जरूरत है। ऐसी कोई चीज नहीं कि वो फीड ना करा सके। होता ये है अक्सर हॉस्पिटल्स में मदर को मोटिवेट नहीं किया जाता, प्रेगनेंसी के दौरान ही मोटिवेट डॉक्टर्स को करना चाहिए। तो इसमें मेरा ख्याल है हमारी भी बहुत सारी फॉल्ट है कि हम काउंसिल नहीं करते कि इसके क्या फायदे हैं। और उसके अलावा इसमें टाइम लगता है, एकदम से फीड नहीं आता। होता है कि मदर्स चाहती है कि पता नहीं मेरा शायद फीड नहीं आ रहा, फीड आना ही नहीं है, बेबी भूखा रह जाएगा, और क्योंकि एक ऑल्टरनेटिव मौजूद है तो वो जो है ना बॉटल फीड पे जाते हैं। बल्कि उनको ये बताने की जरूरत है कि मिल्क लेट डाउन यानी कि दूध आने में 1 से 2 दिन और सिजेरियन में भी थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि आपको टाइम देना पड़ता है। और उस तरह जितना आप फीड कराएंगे, जितना फ्रीक्वेंटली फीड कराएंगे, अगर 1 घंटे में आपने कराना शुरू कर दिया है, बहुत चांसेस है कि शायद 1-2 दिन में फौरन से फीड अच्छा आ जाए। बेबी जब इट्स वेरी ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर मरियम, चूंकि सॉरी मैं आपको इंटरप्ट इसलिए करी हूँ, मैं बस टाइम करने में चाहूंगी कि आप चूंकि बहुत बेहतर अंदाज में बता रही है हमारे देखने वालों को, बहुत सारी यंग मदर्स होती हैं, ऑब्वियसली छोटी एज में शादी हो जाती है, फिर उनका बेबी हो जाता है, तो उनके लिए इन सारी चीज़ों के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसी मदर्स को आप क्या मैसेज देंगी हमारे प्लेटफॉर्म से? और जिस तरह से आपने इसका फ़ायदे तो बताए कि बहुत सारे फ़ायदे हैं माँ के दूध के, लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं अगर नहीं पिलाते आप, तो उसको भी गाइड करके क्विकली एक मैसेज हमारे देखने वालों को दे दें। जैसे कि मैंने भी बताया कि इसके फायदे सिर्फ बेबी के लिए नहीं है, मदर के लिए। तो मदर के तो हमने डिस्कस कर लिए। जो बेबी ब्रेस्ट फीड करते हैं वो स्मार्टर होते हैं, हेल्दियर होते हैं, हाई आईक्यू होते हैं, उनको इन्फेक्शंस बहुत कम होते हैं। और अगर आप यंग मॉम है, आपको पता है बच्चों के साथ एक स्ट्रगल है, अगर इन्फेक्शन उन्हें बार बार हो रहे हैं तो आपकी जिंदगी में कोई सुकून नहीं आ सकता। तो अगर आपने सिर्फ फीड करा रहे, जिसमें आपको कोई स्टरलाइज नहीं करना किसी बॉटल को और नेचुरली फीड कराना है, उस पर आपकी एनर्जी भी कम लगेगी और बेबी को इन्फेक्शंस भी कम होंगे। और अगर आप A-स्टार स्टूडेंट चाहते हैं, जो हर मदर चाहती है बेबी स्मार्ट हो, हेल्दी हो, उसका IQ ज्यादा हो, तो ये सब आपके मिल्क में शिफा है। तो अगर आप फीड नहीं कराएंगे तो बेबी का भी नुकसान होगा और आपका तो मैंने बताया कैंसर से बचा। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मरियम। आप बहुत बेहतर अंदाज में इस हवाले से बताया। आप डॉक्टर मरियम हमारे साथ मौजूद थी मदर फीडिंग वीक के हवाले से। आज चूँकि 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है, उसमें हमने आपको प्रॉपर्ली गाइड किया कि माँ का दूध बच्चे के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा के लिए कितना ज़रूरी है। ना सिर्फ बच्चे को फ़ायदा है बल्कि माँ को भी उसी तरह से इसका फ़ायदा है। इसी पे जी हम एक ब्रेक लेते हैं, इसी नोट पे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।
बैक टू एक्सप्रेसो शो के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगस्त का महीना है, 75वां यौम आज़ादी बिल्कुल करीब है और इसी सिलसिले में हमने मेरा पाकिस्तान जो हमारा सेगमेंट है उसमें भी एक सिलसिला रखा है। जब हिजरत की गई पाकिस्तान और हिंदुस्तान तकसीम हुआ तो उस वक्त जो काफ़िले पाकिस्तान आए उन पे बड़ा ही जुल्म हुआ। किन किन मसाइल से ये काफ़िले गुजरे, किन मुश्किलात के साथ ये लोग पाकिस्तान पहुँचे, इसकी अक्कासी उफैरा फैज़ आज के सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में कर रही हैं। देखते हैं आज का सेगमेंट मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आपने कभी ये सोचा है जिस आज़ाद मुमलिकत में हम सांस लेते हैं ये हमें हासिल कैसे हुआ? इस वक्त मैं मौजूद हूँ आर्मी म्यूज़ियम लाहौर में और मेरे पीछे है रीबर्थ ऑफ नेशन गैलरी। नाज़रीन, 1947 में मुसलमानों ने भारत से पाकिस्तान हिजरत की और मेरे पीछे जो मंजर आप देख रहे हैं जिसमें ट्रेन पर लुटे पटे लोग आपको नज़र आ रहे हैं, ये उस हिजरत का एक मंजर है। तो आइए अंदर चलते हैं और इस मंजर के बारे में और उस वक्त के वाक़यात के बारे में मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मेहरबानी, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, तो अभी जब मैं यहाँ पर एंटर हुई तो मुझे आफ्ताब चौधरी साहब मिल गए और इनसे हम जानेंगे इस मंज़र के बारे में, क्योंकि आफ्ताब चौधरी साहब ने अपनी आँखों से हिजरत के मनाजिर देखे हैं। आफ्ताब साहब, ये जो हिजरत का एक मंज़र है, ट्रेन पे लोग लटके हुए हैं, उनकी आँखों में एक उम्मीद भी है लेकिन साथ खौफ और डर भी है, इस वाक़े के बारे में बताएँ। ये इसके पीछे एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। सदियों से हिंदू जो थे उनका तसव्वुफ जो था वो एक इंतहा तक पहुंच गया। अच्छा। वो हमेशा मुसलमानों को नापसंद करते थे, अछूत समझते थे, उनके बर्तनों में रोटी नहीं खाते थे, गिलासों में पानी नहीं पीते थे। तो ये जब 47 करीब आया तो ये तसव्वुफ जो था एक इंतहा पे पहुंच गया। तो उन्होंने उनके घरों को आग लगानी शुरू कर दी, उनके लूटमार शुरू कर दी, जिसके ऊपर मुसलमान मजबूर हो गए कि वो हिंदुओं का इलाका छोड़ के और हिजरत करके आ जाएं। मैंने ये मंजर अपनी आंखों से देखा है। लोगों के पास जो कुछ भी था, कईयों ने गठरियाँ बांधी होती थी, पीछे लटकाई होती थी, कईयों सर पर उठाया होता था और लोग कई पैदल चल रहे होते थे, कई अपना जो गाड़ियाँ होती हैं, बैलगाड़ियाँ। कौन कौन से ज़राए थे जिनके ज़रिए लोगों ने हिजरत की थी? बैलगाड़ियों पे, गला गाड़ियों पे, टांगों पे, ट्रकों पे। पैदल वाले काफ़िले भी थे? पैदल वाले बहुत ज़्यादा थे। अच्छा। बहुत ज़्यादा पैदल। तो सबसे ज़्यादा जुल्म जो है किन काफ़िलों पे हुआ था? काफ़िले जो बॉर्डर क्रॉस करते थे बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया, वाघा बॉर्डर वगैरह। मेरा तजुर्बा जो है वो अमृतसर से लाहौर तक का है और मैंने दोनों तरफ लाशें पड़ी हुई देखी और वल्चर उनको खा रहे थे और सख्त बदबू आ रही थी। तो ये मंजर जो है ये अभी तक मेरे सर के ऊपर है। आपकी जब आप हिजरत करके पाकिस्तान आए? जब मैं आया मैं 10 साल का। और आप कब आए थे? 1947 में आए थे? 1947 में ड्यूरिंग ये हिजरत थी। तो मेरे वालिद ने एक अपनी कार थी, उसमें हम सारे बैठे हुए थे। उन्होंने एक काफिला था बलोच रेजिमेंट का जो कि ट्रकों में लोगों को ला रहा था। तो उन्होंने उसके पीछे कार लगाई। तो रास्ते में फिर वो जो डोगरे थे वो काफिलों पर भी अटैक करते थे। तो उन्होंने रास्ते में एक जगह पर अटैक किया तो सारे जो थे लोग वो ट्रकों में से उतर के, तो साथ ही कब्रिस्तान था। तो मेरे वाले ने भी कार वहाँ छोड़ दी और हम लोग सारे निकल के वो कब्रिस्तान जो था कब्रों के पीछे बीच में लेट गए। तो जब फायरिंग बंद हो गई तो फिर हम सब आगे कार में बैठ के और दूसरे लोग आके तो ट्रकों में बैठ के और काफिला फिर चालू हो गया। आपके वहाँ पे दोस्त भी होंगे, दोस्तों ने भी साथ हिजरत की?
नहीं, मेरे दोस्त थे वो उस वक़्त, मुझे अब याद नहीं कोई ऐसे दोस्त जिन्होंने हिजरत की। मेरी उम्र के मेरे रिश्तेदारों ने हिजरत की, उनकी अपनी अपनी स्टोरियाँ। कोई लगभग कोई अंदाज़ा है कि कितने लोगों ने हिजरत की होगी? ये मुझे एक ज़ाती तौर पर अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं उस वक़्त मैं था भी छोटा, तो मुझे उस वक़्त ये तो अंदाज़ा नहीं, लेकिन लोग बहुत थे। और ये भी कहा जाता है कि लाखों लोगों ने अपनी जानों का नजराना भी दिया था। वो भी बात सही है। मसलन मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे एक दोस्त थे सईद हसन मलिक, वो बैरिस्टर थे, तो वो भी छोटे थे, तो वो अपने वालिद के साथ अमृतसर से गाड़ी में लाहौर आ रहे थे। तो जब वो आ रहे रास्ते में गाड़ी रोक के, तो उनके सामने उनके वालिद को कत्ल कर दिया। और उनके एक भाई जो थे, वो उनका नाम मुझे याद नहीं, वो आर्मी चले गए और ब्रिगेडियर रिटायर हुए। तो इस किस्म के तो उन्होंने मुझको अपनी खुद एक दफ़ा बताया कि उनकी क्या हालत हुई थी जब उनके वालिद को उनके सामने उन्होंने कत्ल किया। आफ्ताब साहब, हिजरत में इस ट्रेन का क्या किरदार? बहुत इम्पोर्टेंट था। कब से ये जो आर्मी, एक मिनट रुको, मैं माइक ले लूँ, फिर मैं आपसे सवाल लेती हूँ। माइक दीजिएगा। हाँ जी, आप बताओ। मेरा क्वेश्चन है कि मैं कब से देख रही हूँ आर्मी हमारे बंदों की हेल्प कर रही है, तो उस टाइम हमारी आर्मी का किरदार क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आफ्ताब साहब के। बच्चे कह रहे हैं कि मैं कब से देख रहा हूँ कि ये आर्मी के जो बंदे हैं ये हमारे लोगों को ऊपर चढ़ा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। तो आर्मी का क्या किरदार था उसमें? आर्मी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किरदार आर्मी का था। अच्छा। अगर उस वक्त मुसलमान आर्मी ना होती तो मेरा ख्याल में जो मुसलमान हिजरत करके आए हैं उनमें से 75 to 80% लोग जो थे वो शहीद हो गए। अच्छा। तो आर्मी ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो आपको जवाब मिल गया अपना? और कुछ पूछना चाहते हो? सर, हम ट्रेन के मंजर का जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ पर मेरी नज़र एक लिस्ट पे पड़ी है। तो अगर हम यहाँ पे आएँ और यहाँ पे लोगों को दिखाएं कि असल पुलिस रिपोर्टों पर मबनी मुस्लिम पनाह गुज़ीरों की कुछ रेलगाड़ियों पर हमलों की रिपोर्ट। अब ये वो रिपोर्ट है जब लोग हिजरत कर रहे थे और मुसलमानों पर हमले हो रहे थे। लेकिन इसमें अगर आप ये 17 नंबर देखें तो 5 सितंबर पाकिस्तान बन गया, दोनों मुल्क अलग अलग हो गए, लेकिन उसके बाद सितंबर में भी हमला किया गया था जिसमें 4700 जो मुसलमान हैं उन पर जुल्म किया गया था। तो सर, क्या ये हमले पाकिस्तान बनने के बाद भी होते रहते हैं? ये बाद में नवंबर दिसंबर तक गालिबन होते रहे। तो ये एकदम तो इतने लोग आ नहीं सकते थे, तो ट्रेनों पे सड़कों पे बहुत ज़्यादा थी। तो ये ट्रेनों की ये हालत होती थी जिस तरह आपने देखा ऊपर लोग ऊपर चढ़े होते थे गठरियाँ पकड़ के, तो ये ट्रेनें रोक लेते थे और उनको कत्ल कर देते थे। तो ये मेरे ख्याल में नवंबर दिसंबर तक चलता है, 1947 तक ये चलता रहा। मुसलमानों की नस्ल कशी भी की गई थी और नस्ल सफाई भी की गई थी। इसके बारे में भी अगर आप हमारे देखने वालों को बताएं। वो ये ये कहना बहुत मुश्किल है। अच्छा। लेकिन ये हिस्ट्री बुक्स में अगर कहीं आपको मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन हिंदुओं की जो हिजरत थी मुसलमानों के साथ, वो तो बिल्कुल इनकी नस्ल को ख़त्म करके रखना चाहते। तो मुझे कोई ज़ाती फेरम नहीं, लेकिन मैं आपको एक हेटरेट के ऊपर एक बताऊं। जब मेरी वालिदा, जब मैं स्कूल में दाखिल हुआ, तो पहले दिन जब मैं स्कूल गया तो मेरी वालिदा ने मुझे एक लंच बॉक्स दिया। मुझे नहीं पता था उसमें क्या है। मैं वो लेके गया, तो जब लंच ब्रेक हुई तो हमको गाइड किया गया। एक बहुत बड़ा डाइनिंग रूम था, वहाँ पे बेंच थे और क्या नाम अपना टेबल्स लगी हुई। हमको कहा गया कि आप लंच ब्रेक में अपना लंच यहाँ पर ला के खा सकते हैं। तो मेरे साथ एक वो सिख था लड़का, मेरे साथ ही वो क्लास में बैठा हुआ था।
वो मैं पहले वो चल के गए, तो जब हम वहाँ बैठे तो हमारे सामने 2 और लड़के आके बैठे। तो जिस वक्त मैंने लंच बॉक्स खोला तो मैंने सैंडविच निकाली, तो वो आमलेट की सैंडविच थी। तो जब मैंने वो खाने लगा तो वो दोनों जो थे कहने लगे कोई मुसला। तो ये हेट्रेड इतने बच्चों में थी। मतलब उन्होंने अपने बच्चों तक को ये सिखाया था कि ये मुसलमान है, इससे दूर रहे। वो उठ के चले गए जैसे कि मैं कोई पता नहीं अनटचेबल। तो उसके बाद वो जो सिर्फ लड़का मेरे साथ बैठा था वो मेरा बड़ा दोस्त बन गया, और जितनी देर मुझे याद है स्कूल साथ में रहे, वो हमेशा मेरे साथ रहता। और जितने हिंदू थे वो हमसे ऐसे नफरत करते थे कि आप अंदाजा नहीं करते। तो ये कहना ये गलत नहीं होगा कि ये हमारी नस्ल को ख़त्म करना चाहते थे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो सर औरतों पे कितने हमले हुए थे? औरतों के साथ बहुत ज़्यादा, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा हर किस्म के जुर्म है। आफ्ताब साहब, आपने हिजरत को अपनी आंखों से देखा है, वो दुख, वो मंजर आपने अपनी आंखों से देखे हैं। तो आज के जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी यूथ है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि वो अपना वक्त ज़ाया करने के बजाय हिस्ट्री को पढ़ें कि उनके बुजुर्गों ने उनके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी। ये वो विजुलाइज नहीं कर सकते, और उसके अलावा उनको कोई मुल्क की कदर ही नहीं है। मुल्क की कदर उनके दिल में जब भी पैदा हो सकती है जबकि वो अपनी पास्ट हिस्ट्री को पढ़ें, बाबा अजदाद की इज़्ज़त करें, उनके मतलब के इल्म हासिल करने की कोशिश करें, और अच्छे मुसलमान बनने की कोशिश करें। बस यही मैं कह सकता हूँ। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आज के इस सेगमेंट में हमने आपको हिजरत की वो दास्तान सुनाई जिसमें मुसलमानों ने भारत से पाकिस्तान में हिजरत की। इस हिजरत में लाखों बहनों की इस्मत दरी की गई, मासूम बच्चों के सामने उनके वालिदैन को कत्ल कर दिया गया, वालिदैन के सामने उनके नन्हे मुस्कुराते बच्चों की जान ले ली गई। इन कुर्बानियों के बाद आज जिस मुल्क में हम आज़ाद सांस लेते हैं वो मुल्क हमें हासिल हुआ। उम्मीद करती हूँ इस सेगमेंट के बाद आपके अंदर भी एक मुल्क से मोहब्बत का जज्बा पैदा हुआ होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो। अब बारी है हमारे सेगमेंट साइंस एंड टेक की, जिसमें आज वजूहात बता रहे हैं वकार अहमद मलिक कि जो खवातीन खलाबाज हैं उनकी तादाद 10% क्यों है। इस हवाले से हमारा आज का सेगमेंट तो देखते हैं। नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। और आज हमारा जो मौजू है वो स्पेस साइंस के हवाले से है। स्पेस साइंस के हवाले से जो मौजू है आज का वो ख़वातीन के किरदार के हवाले से है कि ख़वातीन जो खलाबाज हैं उनकी तादाद क्या रही, और तादाद अगर कम रही तो वो क्यों रही। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ख़वातीन खलाबाजों की तादाद जो है वो बहुत कम रही, और वो सिर्फ 10% है। आज तक जितने भी खलाबाज खला में गए हैं उनकी अगर टोटल जितनी भी तादाद है उसका सिर्फ 10% जो है वो ख़वातीन पर मुश्तमिल है। और अगर हम नंबर्स में बात करें तो ये 70 से कुछ शायद नंबर है जो ख़वातीन जो है वो खला में गई हैं। इसकी वजह क्या है कि ख़वातीन जो है वो खला में उनकी जो तादाद है, वो जिनकी जो परसेंटेज है वो क्यों कम है, इस पर बात करेंगे। और ये जो मौजू है ये बहुत ही कमाल मौजू है, और ये बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत सारी परतें खोलते हैं हम पर कि हम किस कदर तासुब का शिकार हैं। आज से सिर्फ 70 साल पहले हम ख़वातीन के हवाले से क्या सोचते थे और साइंस ने हमें उनकी सलाहियतों के हवाले से क्या बताया। मिसाल के तौर पे जो साइंटिफिक स्टडीज़ हुई कि स्पेस में अगर खातून जाती है और मर्द जाते हैं तो दोनों पर क्या इफेक्ट्स होते हैं, तो वो तकरीबन सेम थे। जो साइकोलॉजिकल थे या फिजियोलॉजिकल थे वो इफेक्ट्स जो थे वो बिल्कुल सेम थे। लेकिन एक चीज़ जो थी कि अगर आपने लॉन्गर स्टे करना है, आपने अगर तवील आपका क़याम है
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे या स्पेस में, तो इसके लिए ख़वातीन को ज़्यादा मौजू करार दिया गया अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक स्टडी। लेकिन हमने बिल्कुल इसके उलट किया और हम आज से सिर्फ 60-70 साल पहले तक किस हद तक मुतासिब थे, ये बात बहुत हैरान कुन है। आज भी ख़वातीन जो खलाबाज हैं उनकी जो तादाद कम है, उसकी जो सबसे बड़ी वजह बताई जाती है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, वो सिनफी तासुब है। और जो सबसे पहले खातून गई वो रशियन खातून थी, लेकिन हैरान कुन तौर पे वो भी एक रेस का शिकार, यानी जो रशियन और अमेरिकन की जो रेस थी वो बेसिकली उसी का एक सिलसिला था। और उसके वाले से वहाँ पे एक ओहदेदार जो थे जो रशियन स्पेस एजेंसी के थे, उन्होंने डायरी में एक नोट लिखा जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो कि उस चीज़ की गमाजी करता है कि हमारी उस वक्त की जो नफ्सियात थी, जो हम किस हद तक मुतासिब थे। उन्होंने लिखा कि हम बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं दे सकते कि अमेरिका जो है वो औरत जो है, पहली औरत जो है वो स्पेस में भेजेंगे, हम पहली औरत को स्पेस में भेजेंगे। यानी अंदाज़ा लगाइए कि इसमें औरत की साथ हमदर्दी या औरत की सलाहियतों को पहचानना, या ये इससे ज़्यादा बेसिकली एक रेस थी जिसमें हर कोई पहले औरत को भेजना चाहता था। रशिया जो था उन्होंने पहले खातून को भेजा जिनका नाम था वैलेंटीना, और वैलेंटीना जो है उन्होंने वापस आके एक एस्ट्रोनॉट के साथ ही शादी की, और उसके बाद उनकी जो बेटी पैदा हुई तो उनके बारे में कहा जाता था कि ये वो दुनिया की पहली चाइल्ड है जिसके दोनों पैर यानी माँ और बाप दोनों खला में जा चुके हैं। दूसरी तरफ अमेरिका वाली साइड पे तो बहुत ही अजीब व गरीब सूरत हाल थी। आज जो है वो सबसे ज्यादा खवातीन जो खलाबाज हैं वो अमेरिकन हैं, लेकिन उस वक्त की जो सूरत हाल है वो बड़ी अजीब व गरीब थी। अमेरिका जो था, वहाँ की जो मिलिट्री कमांड थी या नासा था बजाते खुद, और इसके अलावा जो यूएस गवर्नमेंट थी, वो तमाम इस चीज़ की मुखालफत करते थे कि एक औरत जो है मतलब ऑफकोर्स ये बिलियंस ऑफ डॉलर का सारे मामला थे, तो इसमें इस हद तक एतमाद नहीं किया जा सकता कि हम एक औरत को ऊपर भेजें। और उसके बाद जो है वो कहानी तब्दील हुई, साइंटिफिक स्टडीज़ आई, और उसके बाद उन्होंने हमें साइंटिफिक स्टडीज़ में बताया कि जो लॉन्गर स्टे है वो तो ख़वातीन उसके लिए ज़्यादा मौजू है। और उसके बाद एक सिलसिला चल निकला, और उसके बाद ख़वातीन ने वो लोहा मनवाया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमांडर रही हैं, वहाँ पे ISS में कमांड जो थी वो ख़वातीन के पास थी, मतलब इसमें सुनीता विलियम जो है उनका भी एक नाम है। स्पेस के वाले से हर बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा रही, हर बड़े शोबे में काम किया, और ख़वातीन का काम को अगर बीच में से थोड़ी देर के लिए निकाल दिया जाए तो आप समझें कि बिल्कुल जैसे बहुत बड़ा खला पैदा हो जाता है। और ये बहुत इनिशियल शुरुआत की बात है कि नासा में जिस तरह कैथराइन थी जिन्होंने जो ट्रेजेक्टरीज बनाती थी मैथमेटिक्स की, और वो सारा काम मैनुअल हुआ करता था, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। ये तो वो लोग थे जो कि ग्राउंड पे थे, लेकिन उसके बाद जब ये खलाबाज ख़वातीन ऊपर जाना शुरू हुई तो उसके बाद उन्होंने कमालात दिखाए वहाँ पे। स्पेस शटल की पायलट्स रहीं, और इसके अलावा मतलब कमालात उन्होंने दिखा। और अब वो उसी वजह से ये जो फिगर है ये 10% तक चला गया है, बहुत ही यानी कलील मुद्दत में। कलील मुद्दत से मेरी मुराद ये है कि 30-35 सालों में अब ये जो नंबर है वो 70 से ऊपर जा चुका है, और ये टोटल परसेंटेज का 10% हो गया है। जबकि 1983 तक हार्डली कोई 2 ख़वातीन जो थी वो स्पेस पे गई थी। चांद पर भी तो देखिए ना कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि चांद पे 12 इंसान जो हैं वो उतरे हैं, और 12 के 12 मर्द हैं, ख़वातीन नहीं है। और अभी एक प्रोजेक्ट जो है वो 2022 में आने वाला है जिसमें खातून के बारे में है कि नासा का जो प्रोग्राम है उस पर एक पूरा सेगमेंट करेंगे कि वो उसको चांद पे उतारने का पूरा एक प्रोग्राम है। तो ये जो ख़वातीन वाला मामला है जो स्पेस के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसमें जो उनकी कंट्रीब्यूशन है वो कमाल है। और आपके लिए ये सेगमेंट इसलिए तैयार किया गया, आपके साथ इस मौजू पे इसलिए बात की गई कि आपकी जो बेटियां हैं उनका ख्याल रखिए, उनकी तालीम का ख्याल रखिए। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसी ख़वातीन हैं, इंडिया के अंदर बहुत सारी ख़वातीन हैं, हमारे पूरे इस खित्ते में जिन्होंने स्पेस साइंस के हवाले से हैरत अंगेज़ किस्म के कारनामे जो हैं वो सरअंजाम दिए हैं। आपकी बेटियां भी ये कारनामे सरअंजाम दे सकती हैं। उनको मैथमेटिक्स की तरफ राग़िब कीजिए, फिज़िक्स की तरफ राग़िब कीजिए, और एक शौक़ डेवलप कीजिए। वो मैथ पढ़ें, फिज़िक्स पढ़ें, और उसके बाद वो स्पेस के हवाले से पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इन बेटियों के अंदर बहुत सारी सलाहियतें हैं, सिर्फ एक इन्वायरमेंट देने वाली बात है। वो मैथ का एनवायरनमेंट दीजिए, वो फिज़िक्स का एनवायरनमेंट दीजिए, वो एतमाद दीजिए, वो एतमाद का एनवायरनमेंट दीजिए, उनको कॉन्फिडेंस दीजिए। देखते रहिए साइंस एंड टेक। वेलकम बैक एक्सप्रेस। और अब बात कर लेते हैं हम कुछ टैलेंट के हवाले से, टैलेंट की प्रमोशन के हवाले से, और ख़ास तौर पे टैलेंट को लेकर हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की। तो स्पोर्ट्स में टेनिस के हवाले से पाकिस्तान में सबसे बड़े स्टार टेनिस के एहसामुल हक ही हैं, हमें मालूम है, और वो इस टैलेंट हंट प्रोग्राम को लेकर आगे आए हैं जिसका नाम है एस टैलेंट हंट टेनिस। और इसका बुनियादी मकसद जो यंगर लॉट है उसको ऊपर लाना है। इसका जो आगाज़ है इस पूरे प्रोजेक्ट का वो इस हफ्ते से हो रहा है, और इस टैलेंट हंट प्रोग्राम के लिए लाहौर, कराची,
कराची, इस्लामाबाद और पेशावर से 16 यंग खिलाड़ियों को मुंतखब किया जाएगा, जिसमें खवातीन यानी कि बच्चियां भी शामिल होंगी और इनको स्पॉन्सरशिप, स्कॉलरशिप्स के जरिए ट्रेनिंग दी जाएगी। और एहसाम कहते हैं कि मैं खुद इनको ट्रेन करूंगा। इसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ कोचेस भी हायर किए हैं और इसको लेकर जाएंगे वो पहले नेशनल एंड देन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। एंड टुडे अंडर 14, अंडर 18 के प्लेयर्स को ये सेलेक्ट करेंगे, उनको प्रॉपर स्पॉन्सर किया जाएगा, ताकि जिस तरह से एहसाम हमारे टेनिस स्टार बने हैं और भी बहुत सारे स्टार्स हमारे सामने हैं। इस वक्त एहसाम हमारे साथ मौजूद है, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच एहसाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो इस टैलेंट हंट के प्रोग्राम के हवाले से बताएं, क्योंकि हम पाकिस्तान में अगर क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट के अलावा भी बहुत स्पोर्ट्स हैं। स्पेसिफिकली आपने जो टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया है, इसके हवाले से बताइएगा। First of all, assalamu alaikum. Thank you so much for having me on the show. Basically, the whole idea came because my first financial sponsor in Pakistan was when I was 27 years old, जो कि मेरे ख्याल से बहुत लेट था. My parents took all the burden, financial burden and everything. I think पाकिस्तान में वो एक तरह से स्टिग्मा लग गया हुआ, स्टिकर लग गया हुआ टेनिस के ऊपर स्पेशली कि इट्स अ वेरी एलीट लोगों की स्पोर्ट है, हर बंदा इसको नहीं खेल सकता. तो द आइडिया इज़ टू इरेडिकेट दैट, कॉर्पोरेट सेक्टर को, स्पॉन्सर्स को जूनियर प्लेयर्स की जर्नी जो है उसके अंदर इन्वॉल्व किया जाए, बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे पास यहाँ पे टैलेंट है, काफ़ी लड़के या लड़कियाँ उस रीज़न से छोड़ जाते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स इसी तरह उनको अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रेनिंग को. तो होल कॉन्सेप्ट है कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर से 16 बच्चों को लें, अंडर 18, अंडर 14. उनको मैं पर्सनल बेसिस के ऊपर 4 कोचेज़ मैंने हायर किए हैं और 4 ट्रेनर्स दैट विल टेक केयर ऑफ देयर फिजिकल एस्पेक्ट एंड टेनिस एस्पेक्ट एज वेल. मैं उनको प्रोग्राम्स दूंगा जिनको वो फॉलो करेंगे. जो सारी गलतियां मैंने की हैं अपने जूनियर करियर के अंदर, आई वांट टू मेक श्योर ये बच्चे ना करें. द फर्स्ट टाइम आई एवर वेंट टू द जिम इन माय टेनिस करियर वाज व्हेन आई वाज 19 इयर्स ओल्ड. मुझे पाकिस्तान में कभी किसी ने नहीं बताया था कि आप जिम जाएं, अपनी अपर बॉडी पे वर्क करें, लोअर पे करें. उस वक्त होता है जी बागी जना के 10 चक्कर लगाएं, आपने 25 पुशअप्स कर लिए, 100 पुशअप्स कर लिए, स्क्वाट्स कर लिए, लंजेस कर लिए, दैट्स योर फिजिकल फिटनेस. बट टेनिस हैज इवॉल्व्ड, टेनिस हैज चेंज्ड. मेरा जो पर्सनल ट्रेनर है मैक्सिकन, ही इज़ गोना मैप आउट अ ट्रेनिंग रिजीम फॉर ऑल दिस जूनियर किड्स कि once they turn into professional tennis में आते हैं, they're going to be totally ready for it. Unfortunately, पिछले 20-25 सालों से there are only 2 main tennis players, myself and Akil Khan, जो 20 साल से national champion है. We both are 42 years old, so which is a pretty sad scenario. I want to change that. I want to start producing players, junior players, कि वो पाकिस्तान को internationally, Davis Cup level पे और Grand Slam level पे खेल सकें. And that's the whole essence about this talent hunt program. Cricket में हम देखते हैं स्पॉन्सर्स होते हैं, बच्चे, उनका ट्रेनिंग रिजीम है, कोचेस, ट्रेनर्स आर ऑन द सेम पेज. तो आई वांट टू इंप्लीमेंट द सेम थिंग फॉर टेनिस. ब्रिलियंट ब्रिलियंट, बहुत ज़बरदस्त आइडिया है और वी होप कि जब आप जैसा स्टार ये करेगा तो इसके रिजल्ट्स भी बहुत बेहतर आएंगे. उम्मीदें क्या हैं आपको, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इस टैलेंट प्रोग्राम से? कितना टैलेंट आपको लगता है कि सामने आ सकता है इसमें? ब्रो देखो, टेनिस इज इंडिविजुअल स्पोर्ट, सिफारिशें नहीं चलती, रैकेट डज द टॉकिंग. अगर मुझे पता है कि स्पेशली 14, 15, 16, 17 के बच्चे जितना क्वालिटी पे फोकस करेंगे इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी, उनकी टेनिस खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई जस्ट वांट टू गिव देम द राइट डायरेक्शन. आई फील लाइक यहाँ पे पेरेंट्स एंड कोचेस भी और बच्चे भी दैट प्रीटी मच लॉस्ट. उनको नहीं पता कौन सा रोड मैप फॉलो करना है. When I was growing up, I was the first Pakistani doing it, so I had to make my own road map. I had to learn everything myself. तो मैं इस एज पे अब आके बच्चों को बताना चाह रहा हूँ कि पेरेंट्स को बताना चाह रहा हूँ कि व्हाट्स द राइट रोड मैप, किस तरह आप प्रोफेशनल प्लेयर बन सकते हैं, हाउ यू सपोज टू ट्रेन, हाउ यू सपोज टू प्रैक्टिस, एंड इंस्टेड ऑफ जस्ट क्वांटिटी स्टार्ट वर्किंग ऑन क्वालिटी. कोचेस को सही इंसेंटिव्स दे रहा हूँ मैं, नॉर्मली जितने वो बनाते हैं मंथ में उससे ज़्यादा दे रहा हूँ, ट्रेनर्स को भी दे रहा हूँ. आई जस्ट वांट टू एनहांस द होल टेनिस सीन जो है पाकिस्तान में, कि कोचेस को भी अपलिफ्ट मिले, ट्रेनर्स को भी मिले. साल के एंड में इंशाल्लाह जो बच्चे सेलेक्ट होंगे, 2 या 3, 4 जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, आई एम गोना सेंड देम अब्रॉड फॉर अ मंथ विद देयर कोचेस कि वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलें, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले और टेनिस का लेवल जो है ना इस तरह ऊपर आए. ज़बरदस्त, आपका बड़ा ज़बरदस्त प्लान है साहब. ऑब्वियसली आप पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर चुके हैं, नुमाइंदगी कर चुके हैं पाकिस्तान की, और आपको पता है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बड़े डिफरेंट हैं. पाकिस्तान में अगर हम टेनिस की भी बात करें तो ग्रास रूट लेवल पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती. आपके लिए कितना चैलेंजिंग होगा कि इस तरह से टैलेंट को ढूंढना, फिर उनको ग्रास रूट लेवल से ट्रेन करके इतना काबिल बनाना कि वो इंटरनेशनल मुकाबलों में पार्टिसिपेट करें? कितना चैलेंजिंग लग रहा है आपको ये प्रोग्राम? Being a sportsman, जी challenges, we love taking challenges. सारी जो difficulties होती हैं, we feel like it's an opportunity for us to get better. Somebody has to start it. पिछले अगर 25 साल से Pakistan Tennis Federation and the coaches and Davis Cup में, if you're still relying on only Assam Ullah, Qureshi and Akil Khan, then there is something wrong with the system.
somebody has to come in and change it. And I wanted to do it few years back. पिछली गवर्नमेंट्स वगैरह को मैंने पूछा भी कि मुझे लैंड दे सकें, I can build a tennis academy. Unfortunately that didn't work out. So उस पर फिर यही हुआ कि let's try to find other ways instead of waiting कि मुझे लैंड पहले मिले मैं academy बनाऊं. Let's contact some private clubs, coaches को मैं मिलूं, उनसे बातचीत करूं. And actually during COVID times, I got to see so many people, so many sponsors, so many corporate sector. I was doing my philanthropy work as well, COVID के दौरान. तो उसके थ्रू I met some really great people जिनके साथ मैंने ये आइडिया भी शेयर किया. And some of them have been able to get on board. And obviously sponsors के बगैर और corporate sector बगैर these kind of projects are not possible. And I'll just take a little time. इतने ज़्यादा sponsors हैं नहीं, लेकिन जो हैं, Bard Foundation है, Happy Lac Paints है, Ibex Pakistan है, McDonald's है, they're going to be sponsoring the जो हमारे trials वगैरह होंगे. तो I'm super thankful to them. And I'm hoping कि इंशाल्लाह आने वाले महीनों में we get some more sponsors. So we can make this जो इंशाल्लाह initiative even bigger. Right. अच्छा ये अच्छा है एक तो ये कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो आ गया है और हम हमेशा इनकरेज करते हैं कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको आगे आना चाहिए और क्रिकेट के अलावा भी दीगर खेलों के साथ खड़ा होना चाहिए. आगे बढ़ते हुए आपने जैसा कि खुद कहा कि आप इसे ग्रॉस रूट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं और नीचे से लोगों को ऊपर लाना चाहते हैं जो जिन बच्चों की एक्सेस नहीं है. और वैसे भी हम जैसे कि शुरू में भी हम बात कर रहे थे, ऐसा लगता है कि टेनिस एक नीश स्पोर्ट के तौर पे उसको देखा जाता है कि अमीर लोगों का खेल है. तो इसका कोई मैकेनिज्म है साम आपके माइंड में जिसके ज़रिए आप नीचे बच्चों तक पहुंचेंगे और ऐसे इलाकों तक पहुंचेंगे या ऐसे लोगों तक पहुंचेंगे जो अमूमी तौर पे जिनकी एक्सेस नहीं है और वो ऊपर आए और उनको आप लेकर आए? First of all, media. Obviously, you guys are very, very important for this. One of the reasons I'm here on this show also, जिसका I'm very kind कि आप लोगों ने मुझे रखा है इस पे शो पे बुलाया है. इस word of mouth है basically. Social media में I've been promoting it for past few weeks. हमारे ट्विटर हैंडल्स है, फेसबुक हैंडल भी है, एज टेनिस पाकिस्तान के नाम से. उस पर जाकर यू नीड टू रजिस्टर योरसेल्फ, अपना एज ब्रैकेट बताएं. इंशाल्लाह ट्रायल्स के मैंने सारे वेन्यूज बता दिए हुए हैं. लाहौर में K21 मॉडल क्राउन क्लब में है, इंशाल्लाह फ्राइडे सैटरडे को होंगे. टाइम दे दिया 12 बजे का. एक दिन 118 के बच्चों का, एक दिन 114 के बच्चों का. आई विल बी देयर ऑन ग्राउंड. अकील खान इज कमिंग फ्रॉम कराची और जो हमने कोच सेलेक्ट किया हुआ है लाहौर सिटी का, मोहम्मद खालिद है, ही इज गोना बी देयर एंड वी गोना टेक ट्रायल्स, वी गोना हिट विद देम, वी गोना सी कितना पोटेंशियल है बच्चों में कितना नहीं है. और हम तीनों फिर एंड ऑफ द डे डिसाइड करेंगे कि कौन सा बच्चा वाज अ लिटिल बिट हु कॉट द आई और कौन सी बच्ची. इसमें लड़कियां भी हर शहर से एक लड़की को भी कर रहे हैं हम अंडर 18. तो दैट्स द आइडिया अबाउट इट. उसके बाद आई एम गोना ट्रेन देम एंड कोच देम इन द राइट वे फॉर अ ईयर. नेशनल टूर्नामेंट्स वो खेलेंगे. वी गोना सी हाउ दे परफॉर्म कंपेयर्ड टू द अदर किड्स एंड बेसिकली इट्स अ पायलट प्रोजेक्ट, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान. आई वांट टू प्रूव इट कि दिस kind of जो है सारा जो है मैप जो है the initiative it can work. Then I will take it to the government, I will take it to the sponsors and hopefully inshallah we can produce really good results out of it. ज़बरदस्त. अच्छा एहसाम, ऑब्वियसली आपने पहले हुकूमत का जिक्र किया और हमारे शो पे जितने भी एथलीट्स आते हैं वो कहीं ना कहीं हुकूमत से हमें मायूस ही नज़र आते हैं. अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही सिस्टम है. एग्जैक्टली. मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए ऑब्वियसली अगर हुकूमत ने आपको अगर कभी अप्रोच किया है और अगर अप्रोच करे या हुकूमत के नुमाइंदा कोई भी आपके साथ बात करना चाहे तो आपको क्या लगता है कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से आपके पास कौन सा ऐसा आइडिया है जिसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है और जिससे हम टेनिस को आगे लेके जा सकते हैं? Yeah, obviously यार funds की होती है ज़रूरत. Obviously government can be a big sponsor in this initiative and we can instead of reaching 16 kids we can make it 32 and coaches ज़्यादा ला सकते हैं. And अभी तो I want to prove it and I really believe in this concept. I think it's very important. बच्चों को confidence भी इससे मिलता है, motivation भी मिलती है. बाहर की सारी countries देखें, if somebody the federation they see that somebody is talented, they take care of him. उसको coaching और training free मिलती है. आप इंग्लैंड चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, even scholarships मिल जाती हैं. तो that's the only thing I'm trying to do implement in tennis also. बात सारी वही क्रिकेट में करते हैं. क्रिकेट में अगर कोई बच्चा अच्छा हो उसको क्रिकेट अकेडमी में ले लेते हैं पीसीबी के अंदर एंड देन दे टेक केयर ऑफ हिम, दे ग्रूम हिम, दे ट्रेन हिम, दे कोच हिम इन द बेस्ट वे पॉसिबल. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू विद टेनिस. एंड रिसोर्सेज अभी कम है, फंड्स अभी कम हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने हैं आई वांट टू गो अहेड एंड स्टार्ट इट एंड आई एम वेरी श्योर कि इंशाल्लाह वी गोना बी प्रोड्यूसिंग वेरी गुड लेवल ऑफ प्लेयर. हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं, हमारी बेस्ट विशेस भी हैं. हम जो कुछ इसमें कर सके, अपना रोल प्ले कर सकें, उसके लिए हम हाजिर भी हैं. आपके प्लान्स बड़े ज़बरदस्त हैं एंड वी विश कि इसमें कामयाबी हो आपको. इट्स अ फर्स्ट स्टेप, सो वी बिलीव कि वक्त के साथ साथ और इम्प्रूव होता जाएगा. एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू से थ्रू दिस प्लेटफॉर्म टू द पीपल हु आर वाचिंग यू. और हम ये भी चाहेंगे चूँकि बहुत से लोगों की हम ख्वाहिश है कि लोग पहुँचें, बच्चे पहुँचें आप तक. तो अगर वेन्यूज़ के हवाले से और स्केड्यूल के हवाले से, बल्कि हम 10 दिखा भी देते हैं, आप हमें वो भी बता दें तो बेस्ट हो जाएगा.
Message ही हाँ जी, register yourself and the most important thing, show up. Everybody is allowed. Walk-ins are allowed also if you are not able to register. K21 Club Mall Town में Friday Saturday को I'll be there from 12 onwards and Friday को under 18 के बच्चे आएँ and Saturday को under 14 के and we'll take their trials and inshallah 14th August को I'll be announcing all the kids जो 16 kids जो हैं select होंगे. Obviously हमारा Independence Day भी है and that's I think something is going to be a historical moment for Pakistan and Pakistan tennis के लिए and inshallah I'll announce all the kids on the 14th of August और कराची और पेशावर इस्लामाबाद की dates वाले हमारे सारे social media handles पे हैं. Please go there. Ace Tennis Pakistan के नाम से Facebook page पे जाएं, Instagram page पे जाएं, you'll get all the information. ज़बरदस्त. Thank you very much Assam. We wish you a very best of luck. बहुत ज़बरदस्त आपका प्रोग्राम है. अल्लाह आपको इसको में कामयाबी अता करे. Obviously जिस नीयत के साथ आप चले हैं. Best wishes are with you. एहसान उल हक जी हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे अपने टैलेंट हंट प्रोग्राम के हवाले से. फ्राइडे और सैटरडे को लाहौर में होने जा रहा है मॉल टाउन में और आप जाएं. डू रजिस्टर योरसेल्फ ताकि आप भी अगर टेनिस का शौक रखते हैं या खेलना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. आप इसको ग्रैब कर सकते हैं. एहसान उल हक हमारे साथ मौजूद थे. अभी हम एक ब्रेक लेंगे. ब्रेक के बाद हाजिर होंगे. वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो. ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब और अब बारी है आपको एक्सरसाइज आपकी जिंदगी में खुशियां लाने की. नहीं, एक्सरसाइज कराने की. खुशी तो हमारी जिंदगी में आ ही चुकी है. अब खुशी से जान लेते हैं. थैंक यू वेरी मच खुशी. कैसी हैं आप? क्या बताने वाली हैं आज? थैंक यू अर्मना. थैंक यू इमरान. आज मैं एप्स का वर्कआउट करवाऊंगी जिसमें लाइक 8 एक्सरसाइज होंगी एंड एवरी एक्सरसाइज इज़ फॉर 1 मिनट एंड ये सिर्फ एक ही सेट होगा. सो व्हाट यू गोइंग टू डू, हमने फ्लोर पे जाना है और इट्स काइंड ऑफ वेरी इंटेंस वर्कआउट. सो ये सीनियर्स के लिए नहीं है, ये यंगस्टर्स के लिए. सो गाइस विल स्टार्ट फ्रॉम द फ्लोर. हमने फ्लोर पे जाना है and palm should be right below your shoulders and toes up on your toes and tap your knees. ठीक है. plank knee taps अगर आपके लिए easy है तो toe taps कर लें वरना knee taps भी कर सकते हैं. make sure your belly is tucked in, back is straight and breathe out as you tap your knees. okay. next one is guys you're gonna lie down. 2 exercises है. combo है bicycles. 2, 3 and V-ups. 1, 2, 3 and V-up. 1, 2, 3 and V-up. इसका easy version ये है. आप फ्लोर पे रखने पाऊँ and cross and then 1 and 2. ठीक है. This is the easy version. And then the third exercise जो हमारा 30 मिनट होगा. It's gonna be extended planks, forward, backward. Head to heel in one line, guys. Same stomach tucked in, hips tucked in, and अभी से आपको कोर में burn feel होना शुरू हो जाएगा. This is the third exercise. So guys, अब हम जाएंगे 4th minute पे. We're gonna do hollow rocks. Legs extended means legs are locked, knees are locked. Arms extended means arms are locked up, and we're gonna rock back and forth. अगर beginner है, knee bend कर लें. आर्म सामने ले जाएं. ये फॉर बिगनर के लिए. मेक श्योर योर स्टमक इज टक्ड इन. ब्रीद आउट एंड देन फिफ्थ एक्सरसाइज फॉर द 5th मिनट. आपने सारी एक्सरसाइज फ्लोर पे करनी है सारी कोर बर्नर्स. जब लीग पे भी आपको बर्न होगा. सो गाइस 30 सेकंड्स ईच. हिप डिप्स, प्लैंक, साइड प्लैंक डिप्स. 30 seconds on the right and 30 seconds on the left. Same way stomach would be tucked in. साइड्स जो है ऊपर की तरफ जाएंगी. डिप एंड रेस. अगर आप इजी नहीं है आप सपोर्ट ले सकते हैं फ्लोर से. देन गाइस गो ऑन योर पाम्स अगेन. 6 मिनट. वी विल डू स्की हॉप्स, जंप टू द साइड एंड देन बैक टू द प्लैंक. सेम वे स्टमक वुड बी टक्ड इन. आपने साइड की तरफ फ्रंट जंप करनी है. देन ऑन द अदर साइड. Same way, palms would be right below your shoulders. And then again on the mat, legs up, toe touches. This is the 7th minute, guys. आपने non-stop 60 seconds each exercise करनी है. अगर आप it's very difficult for you, knees थोड़ी bend करना है आप. Stomach always कॉन्ट्रैक्ट रहेगा क्योंकि आप ब्रीद आउट कर रहे हैं. ब्रीदिंग से ही कॉन्ट्रैक्शन रहेगी. एंड लास्ट एक्सरसाइज इज वेरी इजी. एवरीबडी नोज इट्स हाई नीज.
नीज यहाँ तक आएंगी, स्टमक तक, एंड ऑन योर टोज। अगर आप बिगनर हैं देन टैप टैप टैप। ये आपने 8 एक्सरसाइज करनी है, एक ही सेट है, इससे कोर बर्नर, आपको 2-3 सेट करने की ज़रूरत नहीं है। एवरी एक्सरसाइज इज़ फॉर 60 सेकेंड्स एंड जैसे ही 60 सेकेंड्स कंप्लीट होता है आपने स्विच कर देना सेकेंड एक्सरसाइज को। सो गाइस इट्स वेरी इफेक्टिव, डू ट्राई दिस एट होम। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच खुशी। सुबह सुबह इतनी अच्छी एक्सरसाइज आप हमें रोज बता देती हैं, करते हम फिर नहीं भाई आजकल वैसे मुश्किल हो जाता है, पता है ये बारिशों का सीजन होता है ना, बड़ी बॉडी पेन्स होती हैं। बारिशों का एक्सरसाइज का ताल्लुक है लेकिन है कुछ ना, मतलब ये सावन वगैरह का जो मौसम होता है, वैसे तो इससे एक्सक्यूज ही है लेकिन ये है बहरहाल ये बहुत ही लेम एक्सक्यूज। चले जाते जाते हम आपको एक अच्छी खूबसूरत रूहानी तौर पे एक अच्छी खबर देते हैं खाना काबा के हवाले से। खाना काबा और हिजर अस्वद को हाथ लगाने और बोसा देने पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। खाना काबा के अतराफ 2.5 साल बाद जो ये हिफाजती हिसार है उसे हटा दिया गया है। उम्रा ज़ाहिरीन हिजर अस्वद को बोसा और हतीम में नवाफिल अदा कर सकेंगे और इंतज़ामिया के मुताबिक ज़ाहिरीन मकाम मुल्तज़िम पर दुआएँ भी कर सकेंगे। इससे पहले कोरोना की वजह से आपको मालूम है कि इस पर पाबंदी लगा दी गई थी और नए इस्लामी साल का आगाज़ हुआ है मुहर्रमुल हराम से, और उसके साथ ही अब से कुछ दिन पहले ही आपको मालूम है ज़िल हज इख्तिताम पजीर हुआ। तो ये बड़ा अच्छा आगाज़ है और बड़ा मस्बत है और हम दुआ करते हैं कि इसी तरह उम्मत मुस्लिमा एक तो मुत्तहिद रहे जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि महज इबादतों से तो नहीं इस्लाम कायम रह सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है कि हमारी मिसाल उम्मत मुस्लिमा की एक दीवार की तरह है जिसकी एक ईंट दूसरे को मजबूत करती है। तो ये सबसे ज़रूरी है यगानगत का होना और खाना काबा के ऊपर सब लोगों का जमा होना शायद एक यकीनी तौर पर बल्कि एक पैगाम भी है कि अल्लाह ने हमें एक रहने का, मुत्तहिद रहने का हुक्म दिया। बड़ी अच्छी खबर है, हमने कहा जरा सुबह सुबह आपके साथ शेयर कर लीजिए। जनाब शो का वक्त खत्म हुआ लेकिन आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।